वो पहले ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नेता नहीं। वो फिर कलाकारों और बुद्धिजीवियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि ना मैं कलाकार था ना बुद्धिजीवी था। वो फिर कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। वो फिर मेरे लिए आए, वो नहीं बोला क्योंकि बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं। महिला आंदोलन के शीर्ष नेता कमर जगमती, साथी राजकुमारी, उपस्थित तमाम मेरे साथियों, बहनों और भाइयों, बहुत ही निर्णायक स्थिति में यह आंदोलन पहुंच चुका है। एक अभूतपूर्व दृश्य हम कह सकते हैं आप आज जिसके साक्षी। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि किसानों को आज अपने घर बार छोड़ करके दिल्ली देश की राजधानी के चारों तरफ डेरा लगा के बैठना पड़ा। मेरी याद में ऐसा आंदोलन पहले आजादी के बाद कभी नहीं रहा। ये कोई शौक में नहीं है, कोई पिकनिक में नहीं आए हैं, इनको मजबूर किया गया। और ये एक दृश्य ये है, लेकिन ये दृश्य इस बात को बेनकाब करता है कि देश की जो आज स्थिति है, ये भी पहली बार है कि जनतंत्र जो हम अब तक कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, जिसकी हम छाती ठोक के कहते थे, आज उस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में जनता सड़कों पर है। महामारी का टाइम है, सर्दी का मौसम है, 12 दिन से तो लगातार लाखों की तादाद में ये किसान, जिसमें पंजाब से बड़ा हिस्सा है, हरियाणा के और देश के अन्य राज्यों से भी अब तो इसमें काफी बड़ी शिरकत हुई, बैठे हैं। इससे पहले का भी कई महीने से लगातार देश में ये जो काले कानून खेती से संबंधित, इसके खिलाफ जब से ये अध्यादेश के रूप में 5 जून को आए थे, तब से लेकर के आंदोलन है। और आंदोलन कोई मामूली नहीं है। 2 बार इससे पहले 5 नवंबर को और 25 सितंबर को पूरा देश के अंदर रास्ता रोको की कार्रवाई किसानों की तरफ से की गई। हरियाणा में 20 सितंबर को भी इसी तरह से रास्ता रोको की कार्रवाई की गई। 9 अगस्त को पूरे देश में सत्याग्रह, इन कानूनों के खिलाफ गिरफ्तारियां, 1,35,00,000 किसानों ने पूरे देश में अपने आप को इस सत्याग्रह में भाग लेते हुए गिरफ्तारी के लिए पेश किया था। पूरे पंजाब में 2 महीने से, इससे पहले रास्ते बंद थे, रेलवे की ट्रैक बंद थी। आंदोलनरत किसान लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन देश की इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र की आज मौजूदा सरकार वो सुनवाई नहीं कर रही। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब देश के अंदर ये माना जाता है कि जब लोग जिनके दुख दर्द उनकी शिकायत हो सकती है, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का, संगठित होने का यह अधिकार है। और उसके तहत अगर आज कोई तबका जनता का, वो थोड़ी संख्या बनी, बड़ी संख्या के अंदर आज इस आंदोलन में शामिल है, विरोध कर रहा है सरकार के कानून का, उसके बावजूद लंबा समय रहा सरकार बात नहीं कर रही। और आप देखिए बेशर्मी, बेहयाई कि जब लाखों की तादाद में किसानों ने सारी बाधाएं तोड़ करके, यह भी हमने कभी नहीं देखा कि देश के अंदर ही एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच की सीमाओं को इस तरह से सील किया गया जैसे कोई दुश्मन देश की सीमाएं सील की जाती हैं।
सरकार मुर्दाबाद, किसानों पे हमला करने वाली सरकार नहीं चलेंगी नहीं। पंजाब और हरियाणा की सीमा, एक जिले से दूसरे जिले के बीच में भी इसी तरह से अनेकों जगहों के ऊपर बाधाएं खड़ी की गई। आपके हाईवे पर ट्रकों से रेत के टीले लगा दिए गए, 10-10 फुट गहरी खाइयां हाईवे के ऊपर खोद दी गई, जैसे कोई दुश्मन सेना का हमला हो। ये भी देश में पहली बार हुआ। इस सब के बावजूद तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए, शहादत देते हुए, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर दिल्ली जाते वक्त भी एक किसान को मुंडाल के पास यहां अपनी शहादत देनी पड़ी। उसके बाद जब यह संख्या 6 पर पहुंच चुकी है, 6 लोगों ने अब तक इस आंदोलन के अंदर अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। लेकिन जब तमाम बाधाओं के बावजूद सरकार को लगा कि आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचेंगे, तब उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप बुराड़ी एक जगह है, अगर आप वहां पहुंचेंगे तो 3 दिसंबर को आपसे बात हो सकती। सीमा सील हो चुकी, आपके 2 प्रमुख दिल्ली के रास्ते बंद हो चुके, लाखों लोग उसके ऊपर बैठे हैं और दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, वो 3 तारीख उस समय कह रही थी और इस पर भी शर्त थी कि अगर आप बुराड़ी जाओगे तो आपसे बातचीत हो। किसानों ने, भले ही इस आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान संगठन है, अनेकों रंग के झंडे, 500 से ज्यादा संगठन हैं, लेकिन मुद्दा एक है और इस मुद्दे के ऊपर तमाम अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया। बेशक दिल्ली की पुलिस ने बैरिकेड खोल दिया था दिल्ली जाने के लिए, बुराड़ी के लिए, लेकिन कहा हम यहीं बैठेंगे, कहाँ हैं वहीं बैठेंगे। कोशिश की विभाजन पैदा करने की, ये तो सिर्फ पंजाब के हैं, इसमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, वगैरह वगैरह। अंततः बातचीत के लिए बुलाना पड़ा, 3 तारीख से पहले बुलाना पड़ा। अगली बेहया ये है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद बुलाया तो क्या कहा कि कमेटी बना देते हैं जिसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, सरकार के होंगे, कुछ विशेषज्ञ होंगे। देखिए, अगर कोई जनतंत्र में थोड़ा सा भी विश्वास हो तो ये कानून बनने से पहले अपोजिशन की मांग तो यही थी ना। अपोजिशन की तरफ से राज्यसभा में यही मांग की गई थी कि इसको आज आप बिल को पास मत करो, इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दो, जिसके अंदर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जिन जिनका इससे कानून से वास्ता है, तो इससे प्रभावित होने वाले हैं, उन सब से बातचीत करके वो अपनी सिफारिश देगी और उसके बाद ये कानून बन जाए। लेकिन नहीं सुना गया। उसके बाद ये हुआ, और ये भी देश में पहली बार हुआ है। हमारे यहाँ संसदीय कुछ परंपराएं, कुछ कानून है, नियम है, जिसके तहत एक भी एमपी अगर किसी कानून के ऊपर वोट की मांग करता है तो वोट करवानी पड़ती है। 8 एमपीज ने जिन्होंने मांग की, 8 के 8 को सस्पेंड किया गया और ध्वनि मत से कानून को पास कर दिया गया। तो सही किसान आंदोलन के लोगों ने कहा कमेटी का दौर नहीं है, आपसे इन बिलों के बारे में हम बात करने आए, इसके ऊपर सरकार अपनी पोजीशन स्पष्ट कर। सरकार ने जो कह रही थी, मोदी प्रधानमंत्री जब लोग बैठे हैं, दिल्ली आके बैठे,
तब भी हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये भ्रमित लोग हैं। बहकाया गया है इनको। इन कानूनों से देश के किसानों का बहुत भला होने वाला है। पूरा डिटेल में सुना इन प्रतिनिधियों ने सरकार की तरफ से तीनों बिलों के बारे में, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हर बिंदु के ऊपर सुना। उसके बाद किसान प्रतिनिधियों ने अपनी तरफ से बिंदुवार इसके ऊपर क्या एतराज है और क्यों इनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं वो लिखित में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत भी सरकार के मंत्रियों के सामने रख दिया। अगली बातचीत में किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा अब कोई वार्ता नहीं होगी। 1.5 घंटे मौन रखा उन्होंने और हाँ और ना बोर्ड लेके बैठ गए। सरकार या तो काला धोए में बताओ कि हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं, या ये कहो कि हम वापस ले रहे हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो बीच का रास्ता कह रहे थे कि कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। तो किसान प्रतिनिधियों ने कहा जीवन और मौत के बीच का कोई रास्ता बीच का नहीं हो सकता। या तो मौत है या जीवन है, इसके बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं है। क्योंकि ये तीनों कानून हमारे देश की खेती व्यवस्था को, हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को, हमारे देश की आत्मनिर्भरता को कुचलने वाले हैं। इसलिए इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया था। 1.5 घंटे की चुप्पी के बाद सरकार के मंत्री वो अपने आकाओं के पास जाते हैं, अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास बात करके फिर ये कहते हैं कि अब आप अगला फैसला हम 9 तारीख को देंगे। कल 9 तारीख है, कल वार्ता नहीं है। सरकार को बताना है कि वो ये कानून वापस ले रही है या नहीं ले रही है, क्या लेकर क्या। आज भारत बंद है। मैंने तो टेलीविजन नहीं देखा क्योंकि इधर उधर अब हम उलझे हुए थे, लेकिन जैसा भी फोन वोन से जानकारी मिली है, बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी है। शायद ही कोई आदमी आज ऐसा होगा हिंदुस्तान में, कॉरपोरेट को छोड़ करके, बड़े पूंजीपति घरानों को छोड़ करके, साधारण दुकानदार, रेडी वाला, छोटा कारोबारी, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं, तमाम के तमाम की आज हमदर्दी इस किसान आंदोलन के साथ। मुझे बड़ा फक्र हुआ है देख करके, ये टीकरी बॉर्डर के ऊपर आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब मैं गया तो एक रेडी वाला, छोटी सी रेडी जो अपने समोसे उमोसे बनाते हैं, उसने अपनी सारी चीजों के रेट लिख रखे। समोसा कितने का, ये छोले कितने के, फलाने कितने के, लेकिन एक बैनर लगा रखा साथ में, आंदोलनकारी किसानों के लिए मुफ्त। अब ये है, अब वो एक रेडी वाला कितने लोगों को खाना खिला सकता है। लेकिन बात उसकी है हमदर्दी की, कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसको आज सौंपने को तैयार है। एक किसान हरियाणा का, उसकी भैंस इनाम जीता 51 लाख रुपए की बिकी। उस 51 लाख के पूरी की पूरी कीमत आंदोलनकारियों को मदद पहुंचाने के लिए उसने अपना पैसा लगा दिया। आज गांव-गांव में ये कंपटीशन है कि पंजाब के जो भाई हमारे आए, जिन्होंने नेतृत्व किया, उन पंजाब के भाइयों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं सिंघू बॉर्डर गया, मुझे अचंभा हुआ, एक एक ट्रैली के पास जाकर के पूछा जा रहा है वॉलंटियर, बाबा आपके पास जुराब है? जुराब। अब कहीं किसी को जुराब की जरूरत है, तौलिए की जरूरत है, हर तरह से कंबलों की पिन्नियां बना करके, लड्डू बना करके, दूध, लस्सी, तमाम तरह का हर सेक्शन की तरफ से आज इस आंदोलन को सपोर्ट करे। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी, आज हमारे मुख्यमंत्री के बयान आपने पढ़े होंगे, क्या कहता है? विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं। अब ये लोग आज देश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं,
आपका इस समय पे जब देश का भारत बंद होना सरकार ने टाइम दे रखा है, लॉ मिनिस्टर कल वार्ता कर रहा है पूरा इतिहास पीछे का 2003 से लेकर के कब कब क्या कमेटी बनी, कांग्रेस भी कर रही थी। अरे कांग्रेस कर रही थी तो इससे तुम कर रहे हो वो ठीक हो जाएगा क्या? उस समय पर भी ये दस्तावेजी सबूत है, ये जो रिकमेंडेशन थी वो राज्यों के पास गई, एतराज हुए, वो वापस रखा गया, वो पास नहीं हुआ, उसका विरोध हुआ। तो आज आपने किसी से बात नहीं की, अध्यादेश जारी कर दिया। तो साथियों, जो हम पहले भी कह रहे थे, ये किसान की लड़ाई नहीं है। इस देश में आज जैसा तैसा भी ये जनतंत्र था, पूंजीवादी जनतंत्र, ये भी बचेगा कि नहीं बचेगा इसके ऊपर बड़ा सवाल है। इसके लिए खतरा है। कोरोना का समय, महामारी का समय, इस आपदा को अवसर में कॉरपोरेट के लिए इस तरह से बदला जा रहा है कि आप कोई इमरजेंसी नहीं थी। जिस तरह से देश की खेती को, अर्थव्यवस्था को, देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए और उसके बाद इस तरह से संसद में किया गया। मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, बाबू लोग हैं, कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, ये जो गरीब लोग हैं, आप ये गांठ मार लो, अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तो किसानों से ज्यादा अगर किसी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा तो इस देश की वर्किंग क्लास को, मेहनत कर जनता को। क्योंकि इस कानून के अंदर, इन 3 कानूनों में, एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम अभी तक हमारे देश में, हालांकि उसमें बहुत सारी पालन करने के ऊपर कमियां रही, लेकिन आजादी के बाद पूरे विमर्श से, गुलामी के जो अनुभव थे उसके आधार पर ये व्यवस्थाएं कुछ की गई। एक ये व्यवस्था की गई थी कि किसान की मंडी में जो लुटाई होती थी, छोटू राम जी के टाइम पे तो मंडी का कानून बना था, बोली लगेगी, लेकिन वो भी नाकाफी थी। बोली भी व्यापारी आपस में मिल जाते थे। इसलिए तय हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से घोषित हो, हर फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे। उसके अलावा यह भी तय हुआ, इतना भी काफी नहीं है, क्योंकि 40-40 लाख ये बुद्धिजीवी प्रोफेसर भी बैठे हैं यहाँ पर, जो भी इतिहास को जानता है। इस देश का इतिहास गवाह है कि इस देश में अंग्रेजी राज में जब भी कोई अकाल पड़ता था तो 40-50 लाख लोग इस देश के अंदर भूख से मर जाया करते। इसलिए तय हुआ सरकार खरीदेगी, भंडारण करेगी, ये एफसीआई का भंडारण व्यवस्था बनी। और तीसरी बात ये तय हुई कि देश हमारा कोई भूखा ना रहे, हर नागरिक, उसकी भी मंडी में, बाजार में लूट ना हो, तो हर किसी को खाद्य सुरक्षा मिले। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। और जो मेरी उम्र के हैं, मेरे से छोटी उम्र के, वो उनको भी पता कि धमकी दी थी तुम्हारा गेहूं बंद कर दूंगा, वही था हमारे लिए सबक। लाल बहादुर ने कहा था कि सबसे शर्मनाक बात है, और हम विद्यार्थी थे, हमें याद है, ये सारे बैठे मेरी उम्र के, कि एक टाइम हफ्ते में उस समय वर्ष करने के लिए कहा गया था, बाहर से कटोरा लेकर के अनाज मांगना ये सबसे शर्मनाक बात है, ये पराधीनता है, गुलामी। यहीं से नारा निकला जय जवान जय किसान का, यहीं से खेती बाड़ी में कुछ पैसा लगा हरित क्रांति के कुछ इलाकों में, और जरा 5 महीने दाने हुआ करते 50 महीने हुए आत्मनिर्भर बने। आज दोबारा वो स्थिति करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, 86% किसान है 5 एकड़ से नीचे, उसका ब्यौत नहीं है, किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले
और वो कंपनी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, उन शर्तों के मुताबिक अगर उसकी फसल ना खरीदे तो उसका कैसे कोर्ट में भी नहीं जा सकता। कोर्ट में जाने का अधिकार दे भी दो, उसका तो वकील करने का जरूरत नहीं है। अब अभी कपास खराब हुई हमारी पूरी व्हाइट फ्लाई से, और यहाँ हिसार का एक तहसीलदार फसल पूरी खराब हो चुकी, और वो बीमा कंपनियों को बीमा ना देना पड़े फसल बीमा योजना के तहत। तो आप ना पता हो तो पता कर लो, सारे ब्लॉक की लिख दी 10% कपास की फसल खराब है, 10%। और जब मोदी देश का प्रधानमंत्री वो अंबानी अडानी की जेब में है, तो किसी एसडीएम का, किसी तहसीलदार का इनके सामने क्या बेहद है। और ये किसान अगर उजड़ता है, जो कि उजड़ रहा है, पिछले 30 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखो, करोड़ों किसानों को आज मजदूरों की कतार में शामिल होना पड़ा है भूमिहीन होके। और जितना ज्यादा आज भूमिहीन लोग होते हैं, उतना ही ज्यादा मजदूरी के ऊपर आज प्रेशर बढ़ता है, मजदूरी का रेट घटता चला जाता है, वेतन घट रहे हैं। और उसके तहत लेबर लॉज बना दिए गए हैं, जो देश की आजादी से पहले से हमने लड़ करके जीते थे, तमाम के तमाम। और उन कानूनों के तहत ये कर दिया कंपनियों के लिए, सरकारी महकमे तो बिकेंगे, बेचना तय कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम जो पब्लिक सेक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का, वो आज प्राइवेट किया जा रहा है। हमारी कोयले की खानें, हमारे बंदरगाहें, हवाई अड्डे, और हालत तो यहाँ तक भी है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी टोटल बड़ी पूंजी के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया, नीति तय कर दी, किसी से बात नहीं की, यहाँ तक के संसद तक बहस नहीं हुई, नई शिक्षा नीति पास कर लागू करने का फैसला कर दिया। और ये कानून जो बने हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र नहीं रहेगा, रोडवेज नहीं रहेगी, बिजली का भी कानून, और उसके साथ जो नौकरी है वह नौकरी में टर्म एम्प्लॉयमेंट, मालिकों को छूट कितने दिन की नौकरी पर रखेगा, कितनी तनख्वाह देगा, पेंशन मिलेगी ना मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी होगी ना होगी, ये सब मालिक। तो हमारे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, जो कोल्लू पार्टी जो क्या करते ना, न्यो शोषण की भट्टी में झोंकने की पूरी तैयारी इस कानून के तहत की गई। इसलिए अकेला मामला नहीं है। टोटलिटी में अगर देखोगे तो ट्रेलर देख लो, आपका युग शिक्षा की नीति के तहत एमबीबीएस का अभी 10 लाख रुपए हर साल बॉन्ड फीस बढ़ा दी, और 60 लाख रुपये का आज फीस देकर कोई एमबीबीएस बनेगा तो क्या करेगा वो? अव्वल तो गरीब का बालक का ब्योत नहीं, अगर कर्जा लेकर बन भी गया तो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट का मायने है लूट का सर्टिफिकेट। आप मरता मरो, रुपये तो प्राइवेट में देख रहे अभी भी, जब तक अगला मरीज नहीं आ जाता वो बेड खाली नहीं होती। बेबात के नए नए टेस्ट बिना बात के कम करवा लो, आम आदमी को तो क्या पता है। तो टोटल एजुकेशन का जो सरकारी स्कूल थे जिनका नतीजा कुछ बेहतर आता था, उसका नाम धर दिया संस्कृति मॉडल स्कूल, सरकारी स्कूल। एडमिशन फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, वो अलग तरह का। तो टोटल प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तमाम का। और इस शिक्षा नीति में जो प्रोफेसर बैठे हैं, कहीं नहीं लिखा है स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनका वेतन क्या होगा, कहीं नहीं लिखा। हाँ, इतना जरूर लिखा है, पढ़ने वाला अगर सीख जानना चाहे कि उसमें वॉलंटरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया गया। स्वेच्छा से स्कूली शिक्षा में आप वॉलंटियर्स के रूप में सेवा करो, समाज की पढ़ाओ, बच्चों एक दूसरे को पढ़ाए। तो इसलिए ये एक मामला नहीं है, आज देश को बचाने का मामला है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का सवाल है, ये देश की आत्मनिर्भरता को और संप्रभुता को बचाने का सवाल है। इसलिए हर नागरिक को इस आंदोलन में शिरकत करनी चाहिए। अफसोस के साथ कह रहा हूं,
मुझे भरोसा नहीं है। तमाम इस भारत बंद ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, ऐसा आंदोलन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन अभी भी ये सरकार, आरएसएस की सरकार जो कॉरपोरेट की सेवा में लगी, हो सकता है कल जो किसानों की मांग है वो पूरी ना करे। अभी भी उन्होंने कुछ दुमछल्ले तैयार किए, अखबार में पढ़ी होगी, तथाकथित कुछ किसान नेता तैयार किए जा रहे हैं जो सरकार की कुछ संशोधनों की बात के ऊपर सहमति देने को तैयार है। ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा ही है जैसे सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चला, वो पूरी तरह से आज सांप्रदायिक रूप देकर के दिल्ली के दंगों में, दंगे नहीं थे वो, बाकायदा हमला था, योजनाबद्ध था, सुनियोजित था, आरएसएस बीजेपी की तरफ से था, दिल्ली पुलिस उसके अंदर शामिल थी। लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले, जो सांप्रदायिकता के विरोध में बोलने वाले, आज वो जेल के अंदर हैं। विद्यार्थी, लड़के लड़कियां, पॉलिटिकल पार्टीज का, सीपीआईएम देश की नेशनल पार्टी, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसकी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर बृंदा कारात, वो प्रोफेसर अपूर्वानंद, जोगिंदर यादव, इन सबको साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया। कितने बुद्धिजीवी, विश्वविख्यात, आज भीमे कोरा गांव दलितों के पक्ष में जो आवाज उठाने वाले लोग 2 साल से जेल में पड़े, कोई बोलने वाला नहीं है। अनेकों पत्रकार, ये आपकी यूपी की जो घटना, लड़की को जिस दरिंदगी के साथ मारा गया, किया गया, उसकी स्टोरी कवर करने के लिए गए थे। 3 पत्रकार यूएपीए के तहत कैद हैं। कईयों की हत्या की जा चुकी है, कई आज जेल में पड़े हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, उसको गालियां पड़ती हैं, उसके खिलाफ मुकदमे बनते हैं। तो ये सारी बात है। इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, कांग्रेस के नेता हमारे बीच में आए, बड़ी पार्टी, अपोजिशन पार्टी है। मैंने कुमारी शैलजा से भी कल बात की थी, हरियाणा की मेन अपोजिशन पार्टी है आप। आज आपको सबको ध्यान है, पब्लिकली कांग्रेस ने सपोर्ट किया आंदोलन को, लेकिन इससे ज्यादा की अपेक्षा मैं कहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी संगठनों से अपनी तमाम कतारों के साथ इस देश को बचाने, इस देश की आजादी को बचाने के लिए अगर सड़कों पर नहीं आते, अगर सड़क बयानबाजी तक रहते हैं, तो ये देश के साथ दगा होगा। जो आप कॉर्पोरेट के साथ मिले हुए हैं, जो आपकी दोगली राजनीति है, आज तमाम राजनेताओं को अगर उसको किसान से, देश की जनता से अगर रत्ती भर प्रेम है, तो आज को तमाम के तमाम को आज सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़े तो जेल जाना पड़ेगा, सत्याग्रह करने पड़ेंगे। यही था देश की आजादी का जो सबक था हमारे सामने, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं तो कोई बचेगा नहीं। याद करो वो कविता जो दुनिया का बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ, जिसने उस समय के ऊपर फांसीवाद के ऊपर लिखी थी, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने कहा था वो पहले ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नेता नहीं था। वो फिर कलाकारों और बुद्धिजीवियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि ना मैं कलाकार था ना बुद्धिजीवी था। वो फिर कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। वो फिर मेरे लिए आए, कोई नहीं बोला क्योंकि बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था। ऐसी स्थिति ना बने देश में कि बोलने के लिए कोई बचे ही ना। इससे पहले आओ हमारे पुरखों की जो विरासत है उसको जिंदा करो, लामबंद हो, और इस देश में दोबारा से जो अधूरी बची लड़ाई है उसको आप पूरा करें, इस देश को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।